हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज है 21 मार्च 2026 और आज है गणगौर का पावन पर्व और साथ में है ईद का पावन पर्व। तो इन दोनों पर्वों की आप सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं, ईद की मुबारकबाद। और आज की क्लास को हम शुरू करते हैं आज के बिंदु के साथ लोक वित्त, जिसको पब्लिक फाइनेंस के नाम से जानते हैं। तो सरकार को देश का शासन सुचारू रूप से चलाने हेतु धन की आवश्यकता होती है। सरकारी कार्यों हेतु आवश्यक धन को किस प्रकार प्राप्त किया जाए तथा उस प्राप्त धन को अधिकाधिक लोक कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार खर्च किया जाए, इन सभी बातों का अध्ययन लोक वित्त के तहत आता है। लोक निकाय पब्लिक बॉडीज से जिन रीतियों से अपना धन खर्च करते हैं तथा जिन उपायों से आय तथा ऋण प्राप्त करते हैं, उन उपायों व रीतियों को ही लोक वित्त की क्रियाएं कहा जाता है। ये उपाय चूंकि राजकोष की क्रियाओं से संबंध रखते हैं, अतः इन्हें राजकोषीय क्रियाएं भी कहा जाता है। इस प्रकार राजकोषीय क्रियाएं तथा राजकोषीय नीतियां लोक वित्त के अभिन्न अंग बन गई हैं। राजकोषीय क्रियाओं तथा राजकोषीय नीतियों का प्रभाव राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय आय, देश के जीवन स्तर, धन तथा आय के वितरण तथा मुद्रा बाजार, मनी मार्केट आदि पर पड़ता है और इससे देश का संपूर्ण आर्थिक जीवन प्रभावित होता है। इस प्रकार देश का हर व्यक्ति लोक वित्त के उपायों से संबंधित होता है। लोक शब्द का प्रयोग साधारणतः सरकार या गवर्नमेंट या राज्य के लिए किया जाता है। लोक वित्त का संबंध केंद्र, राज्य और स्थानीय सभी प्रकार की सरकारों के आय व्यय से होता है। लोक वित्त का उल्लेख प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तक कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में भी किया गया है, जिसमें राजकोष, राजस्व के स्रोत, लेखा व लेखा परीक्षण की भी विस्तार से चर्चा की गई है। अर्थशास्त्र की शाखा लोक वित्त का स्वतंत्र विज्ञान के रूप में प्रारंभ जर्मनी में हुआ माना जाता है। इंग्लैंड के अर्थशास्त्री बेस्टेबिल ने इसको व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। लोक वित्त को सार्वजनिक आय एवं सार्वजनिक व्यय के प्रबंध के रूप में प्रयोग करने का श्रेय फ्रांस को दिया जाता है। लोक वित्त की परिभाषा की बात करें तो लोक वित्त की परिभाषा को इस प्रकार समझा जा सकता है कि यह वह विज्ञान है जो सार्वजनिक आय व्यय, ऋण तथा वित्तीय प्रशासन, लेखा परीक्षण व वित्तीय नियंत्रण के मूल सिद्धांतों का तथा राजकोषीय क्रियाओं व राजकोषीय नीतियों का समाज और आर्थिक व्यवस्था पर होने वाली प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। लोक वित्त को विभिन्न विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। प्रोफेसर मेहता के शब्दों में बात करें तो राजस्व राज्य के मौद्रिक तथा साख संबंधी साधनों का अध्ययन। इसी प्रकार से प्रोफेसर डाल्टन के शब्दों में तो लोक वित्त का संबंध लोक सत्ताओं की आय व व्यय से तथा इन दोनों के परस्पर समायोजन से है। प्रोफेसर फिंडले सिराज के अनुसार सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा साधनों की प्राप्ति एवं व्यय से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन ही राजस्व कहलाता है। उपर्युक्त सभी परिभाषाओं से ज्ञात होता है कि लोक वित्त का आशय सरकारों द्वारा अपने कामकाज को चलाने एवं जनहित में किए जाने वाले लोक कल्याणकारी कार्यों को चलाने के लिए धन प्राप्त करने एवं उसे खर्च करने से है। वर्तमान में लोक वित्त का अध्ययन केवल सरकारी आय व्यय से संबंधित नहीं, अपितु इसके अंतर्गत वित्तीय प्रशासन, लेखा परीक्षण व वित्तीय नियंत्रण भी सम्मिलित किया जाता है। लोक वित्त की संरचना की बात करें तो भारत में लोक वित्त की संरचना को निम्नलिखित चार्ट की सहायता से समझा जा सकता है। लोक सार्वजनिक वित्त की संरचना तो नीतिगत पक्ष में बात करें तो राजकोषीय नीति सरकार द्वारा नियंत्रित होती है, बजट निर्माण, आय व्यय का विवरण होता है। इसी प्रकार से क्रियान्वयन पक्ष की बात करें तो मौद्रिक नीति है, आरबीआई द्वारा नियंत्रित होती है, विभिन्न दरों नीतियों का निर्धारण इसमें होता है। भारत में लोक वित्त की संरचना को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो होता है नीतिगत पक्ष, दूसरा होता है क्रियान्वयन पक्ष। तो लोक वित्त के नीतिगत पक्ष के अंतर्गत सरकार, केंद्र, राज्य, स्थानीय द्वारा राजकोषीय नीति का निर्माण किया जाता है। भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण केंद्रीय वित्त मंत्रालय करता है। जो पीएसआई प्लाटून कमांडर 2018 में आया हुआ प्रश्न है कि भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है, तो वित्त मंत्रालय करता है। राजकोषीय नीति के तहत बजट का निर्माण किया जाता है, जिसमें सरकार के एक वर्ष के आय व्यय
व व्यय के ब्यौरों का उल्लेख होता है तथा इसी प्रकार लोक वित्त के क्रियान्वयन पक्ष के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत आरबीआई द्वारा विभिन्न दरों जैसे कि बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नगद आरक्षित अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात का निर्धारण किया जाता है। लोक वित्त की प्रकृति की बात करें तो नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस है तो प्लेहन ने लोक वित्त को विज्ञान कहा है, क्योंकि लोक वित्त इसकी विषय वस्तु के बारे में निश्चित विवेचना प्रस्तुत करता है। इसमें तथ्यों एवं सिद्धांतों का नियमित एवं क्रमबद्ध संग्रह व अध्ययन किया जाता है। केन्स भी लोकवित्त को आदर्श विज्ञान मानते हैं। राजस्व में अधिकतम सामाजिक कल्याण, धन के वितरण में समानता, कीमतों में स्थिरता तथा रोजगार में वृद्धि आदि आदर्शों का पूरा ध्यान रखा जाता है। कुछ विद्वानों ने लोकवित्त को एक कला भी माना है। किसी भी कार्य को व्यवस्थित एवं सर्वोत्तम ढंग से करना ही कला होती है। लोकवित्त कला है क्योंकि यह बताता है कि कब कर लगाना है, उसे किस प्रकार वसूल करना है तथा जो धन प्राप्त हुआ है उसे अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए किस प्रकार खर्च करना है। लोकवित्त का क्षेत्र की बात करें तो लोकवित्त की विषय वस्तु, लोकवित्त का विषय क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। वर्तमान समय में जब से लोक कल्याणकारी राज्यों का विकास हुआ है तब से सारी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन राजस्व लोकवित्त में ही किया जाता है। वर्तमान समय में राजस्व के क्षेत्र के अंतर्गत अग्रलिखित विषयों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला है सार्वजनिक व्यय। सरकार अपने लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए जो धनराशि व्यय करती है उसे सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। सार्वजनिक व्यय लोक वित्त संरचना का एक भाग है जिसके अंतर्गत निम्न बातों का अध्ययन किया जाता है। एक नंबर होता है किन मदों पर सरकारी व्यय होना चाहिए तथा किन पर नहीं। सार्वजनिक व्यय कितने प्रकार के होते हैं। 3 नंबर बिंदु है सार्वजनिक व्यय का देश में उत्पादन व आर्थिक वितरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब बात करेंगे सार्वजनिक आय की, पब्लिक इनकम। तो सरकारी आय की प्राप्ति के साधनों और उनका अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन इस विभाग में होता है। वर्तमान में सार्वजनिक आय का मुख्य स्रोत कर होता है। सरकार द्वारा किए जाने वाले व्ययों को पूरा करने के लिए सरकार को आय प्राप्तियों की भी आवश्यकता होती है। सार्वजनिक आय से अभिप्राय सरकार द्वारा प्राप्त उस आय से है जिसकी वापसी नहीं की जाती है। सार्वजनिक आय के अंतर्गत निम्न तत्वों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला बिंदु है सार्वजनिक आय के स्रोत कौन कौन से हैं। 2 नंबर बिंदु है करों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाए। 3 नंबर है कर लगाने में किन किन तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। और 4 नंबर बिंदु है सार्वजनिक आय का देश के उत्पादन व उत्पादन के साधनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और सार्वजनिक ऋण की बात करें तो पब्लिक डेबिट की, जब सरकार की आय की तुलना में व्यय अधिक होता है तब सार्वजनिक व्ययों को पूरा करने के लिए कई बार सरकार को देश विदेश से भी ऋण लेना पड़ता है। और सरकार द्वारा सार्वजनिक ऋण से संबंधित निम्न तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। पहला बिंदु है सार्वजनिक ऋण कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा बिंदु है सरकार का किन परिस्थितियों में ऋण लेना वांछनीय है। 3 नंबर है ऋण की वापसी के स्रोत क्या हैं। और नंबर 4 है घाटे का वित्त प्रबंधन क्या होता है तथा किस सीमा तक घाटे का वित्त प्रबंधन किया जा सकता है। वित्तीय प्रशासन की बात कर लेते हैं तो लोक वित्त के अंतर्गत आय व्यय के प्रबंध को वित्तीय प्रशासन कहा जाता है। केंद्र व राज्य में बजट विभाग होता है जो बजटों का मूल्यांकन करता है और आगामी बजटों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। वित्त प्रशासन संपूर्ण लेखों का मूल्यांकन करता है और उसका हिसाब भी रखता है। वित्तीय प्रशासन लोक वित्त का प्राचीन अंग है। वित्तीय प्रशासन के बिना लोक वित्त व्यावहारिक नहीं हो सकता है। वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत निम्न बिंदुओं का भी अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला होता है बजट तैयार करने व उसे स्वीकार करने की प्रक्रिया। 2 नंबर है सरकारी व्ययों पर नियंत्रण किस प्रकार लगाया जाए। और 3 नंबर है लोक व्ययों का अंकेक्षण एवं लेखा परीक्षण किस विधि से किया जाए। नेक्स्ट बिंदु है आर्थिक स्थायित्वकरण। तो राजस्व के अंतर्गत इस शाखा का जन्म बहुत बाद में हुआ है। लगभग 1930 की विश्वव्यापी मंदी ने इस शाखा के अंतर्गत राजकोषीय नीति को जन्म दिया और इस नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था में आने वाले उतार चढ़ाव को रोका जा सकता है। सरकारी व्यय में वृद्धि करना किसी देश की अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए अपनाया गया राजकोषीय उपाय है। ये पीएसआई प्लाटून कमांडर 2018 में आर्थिक स्तर पर समानता लाने, न्यायोचित वितरण व्यवस्था बनाने, उत्पादन स्तर को बढ़ाने, एकाधिकार व्यवस्था में सुधार आदि के लिए राजकोषीय नीति का सहारा लिया जाता है।